सुप्रभात बच्चे। वर्ग 7 व्याकरण अध्याय 7 शब्द रचना समास लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। समास की अगर परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले, है ना, एक शब्द दूसरे शब्द से संबंध रखते हों, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग संबंध रखने वाले शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाना समास कहलाता है। यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों या पदों की भी बात की गई है ना। हम कहीं कहीं पद भी देखते हैं। शब्द और पद में अंतर है। शब्द वर्ण समूह और सार्थक वर्ण समूह होते हैं। शब्द पद जब शब्दों का उपयोग हम वाक्यों में करते हैं, जब शब्द लिंग वचन कारक के चलते परिवर्तित होकर हम ऐसा कह सकते हैं छनकर निकलते हैं, तो हम उसे पद कहते हैं। तो दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों या पदों को मिलाकर एक शब्द बनाना समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, है ना। समास से हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को हम संक्षेप करते हैं, है ना। ये समास की प्रकृति है, ये समास की प्रक्रिया है जिसमें हम शब्दों को संक्षेप करते हैं। उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र हम क्या कह दिए, राजपुत्र कह दिए, है ना। ये क्या हुआ, शब्दों का संक्षेप हुआ। मुरली को धारण करता है जो, अब जो मुरली को धारण करते हैं हम उन्हें ये पूरी जो वाक्यांश है, मुरली को धारण करता है जो, हम नहीं कहकर हम एक शब्दों में कहे मुरलीधर, है ना। अगला है कमल के समान नयन, है ना। अगर किन्हीं का नयन आँख कमल के समान है तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उनका आँख जो है कमल के समान है ना, वे कमल नयन है ना। तो समास से क्या होते हैं, अधिक शब्दों को संक्षेप करके एक शब्द में बनाया जाता है, और ख़ास करके अधिक शब्दों को लिखने में अगर कठिनाइयाँ होती हैं तो संक्षेप करके और सुंदर साहित्य की रचना की जा सकती है समास के माध्यम से। जैसे 3 गुणों का समूह है तो हमने क्या कह दिया, त्रिगुण, है ना। हम 3 गुणों का समूह नहीं, एक ही शब्द में बता दिए जिसे हम कहा त्रिगुण। या शक्ति के अनुसार अगर हैं तो हम क्या कहें, एक शब्द में यथाशक्ति। तो हम स्पष्ट हो गया उदाहरणों को देखकर कि समास में क्या होते हैं, शब्दों का संक्षेप किया जाता है ना। एक विशिष्ट लेखन के लिए, एक अच्छे लेखन के लिए समासिक शब्द का उपयोग करते हैं, जिससे लेखन कौशल और सुंदर लगते हैं दिखने में। समास की बात करें तो यहाँ पर दो तरह की बात और भी हो जाती है इसके साथ समझने के लिए, एक समस्त पद और दूसरा समास विग्रह। यहाँ पर हम देखते हैं समास के उपरांत जो शब्द बनता है, जो नया शब्द बनता है ना। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि नया शब्द बना राजपुत्र, मुरलीधर, कमल नयन, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद, है ना। जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद तथा बाद वाले शब्द को उत्तर पद कहते हैं। पूर्व यानी पहले और उत्तर यानी बाद, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि उदाहरण के तौर पर अगर कमल नयन है, यहाँ पर ये जो हैं ये हो गए पूर्व पद और ये बाद वाले ये उत्तर पद, है ना। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे अगर हम कहें तो ये हो गए पूर्व पद, है ना, और बाद वाले यानी ये हो गए उत्तर पद।
है ना। तो समासिक शब्द जो होते हैं उसके पहले वाले शब्द को हम पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं। समास विग्रह, समास की ही तरह समास विग्रह हैं। दोनों तरह के हमें प्रश्न मिलते हैं समास में। एक तो समस्त पद बनाना, जिसकी चर्चा हमने की। दूसरा समास विग्रह। अगर समस्त पद आपके पास दिए हुए हैं तो आप समास विग्रह किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर दी गई है। तो समस्त पद के पास पास जुड़े हुए शब्द के बीच का संबंध बताने की विधि को हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समस्त पद को अलग अलग करके पूर्ववत स्थिति में यानी पहले की स्थिति में ही लाना समास विग्रह है। फिर से हम सुनते हैं जो समस्त पद हैं, जैसे यहाँ दिन रात हैं, तो समस्त पद को अलग अलग करके उसकी विभक्तियों को के साथ अलग करने की जो प्रक्रिया होती है ना, वह क्या होते हैं, समास विग्रह कहे जाते हैं। यहाँ पर दिन रात में ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ छूटा हुआ है और समास विग्रह में उन बातों का पता चलता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है दिन रात में दिन और रात, है ना। यहाँ पर और शब्द छूटे हुए हैं, समास विग्रह में ये पता चल जाते हैं। समास की भेद की बात करें तो यहाँ पर 6 तरह के समास हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। फिर से हम देखें तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। यह 6 तरह के समास के भेद हमें हमारे पाठ्य पुस्तक में, हमारे व्याकरण पुस्तक में उपस्थित हैं और यही 6 तरह के भेद आगे के वर्गों में भी पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समास में प्रथम पद यानी पूर्व पद जिसे हम कहते हैं अव्यय हो। अव्यय कहने का मतलब अव्यय शब्द वैसे शब्द होते हैं जिस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आज्ञा है अगर बच्चे, तो आज्ञा को आप लिंग से न आज्ञी नहीं कह सकते हैं, वचन से आज्ञो नहीं कह सकते हैं, है ना। तो लिंग वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं बदलते हों, तो वे अव्यय कहलाते हैं। तो जिस समास में प्रथम पद अव्यय हों और संपूर्ण सामासिक पद क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताते हों या अव्यय का काम करे, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहाँ पर है आज्ञानुसार, जिसमें यहाँ पर हम देखते हैं आज्ञानुसार में यहाँ जो पहला पद है यानी कह सकते हैं ये आज्ञा, यानी यहाँ भी हम देख रहे हैं यह एक क्या है, अव्यय शब्द है। है ना। तो पहला पद जो हो उसके होते हैं अव्यय होते हैं, ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। आगे कुछ उदाहरणों में यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर है प्रतिदिन। ये प्रति जो है ये क्या है, अव्यय है। बे जो है ये अव्यय है। अब प्रति का हम न लिंग इसका बदल सकते हैं, प्रति का प्रतियों नहीं कह सकते हैं, प्रति का स्त्रीलिंग नहीं हो सकता है। बे भी एक प्रकार का अव्यय शब्द है ना, ये बदलते नहीं हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों अव्यय हैं और इसका पहला पद अव्यय होते हैं, इसलिए हम इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बच्चे यहाँ पर और अगर हम उदाहरण अगर लें, एक और हम उदाहरण लें भरपेट, है ना। ये जो भर है ये भी एक प्रकार का अव्यय शब्द है ना। तो हम देखते हैं क्या कि अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होते हैं ये अव्यय हैं।
एक और इसकी विशेषता बताएं, अगर जो शब्द अगर कह सकते हैं दोहराने वाले अगर शब्द होते हैं, जैसे रातों रात, रातों रात, दिनों दिन, बीचों बीच, तो ये भी एक प्रकार के अव्ययी भाव समास भी होते हैं। तो दोहराने वाले शब्द भी अव्ययी भाव समास होते हैं। बच्चे, मैं पहले वीडियो लेकर आपके पास उपस्थित हुआ था। मैं समास के अन्य भेदों को लेकर अगले वीडियो में उपस्थित हो रहा हूं, दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।